Rural development, it's chapter number 5 of standard 12 and रूरल डेवलपमेंट के अंदर आज हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलरली क्यू इश्यूज की, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि रूरल एरिया जब हमारा 70% एरिया इंडिया इज द रूरल कंट्री, इंडिया इज टेकन टू बी द रूरल कंट्री। पर इंडिया इज अ रूरल कंट्री तो हमको देखना पड़ता है कि रूरल एरिया को आपको डेवलप करना है। अगर आप रूरल एरिया को डेवलप नहीं करते तो क्या होगा? रूरल एरिया को डेवलप नहीं करेंगे तो रूरल एरिया के लोग माइग्रेट होंगे टुवर्ड्स द अर्बन एरिया। और हम क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं आज के टाइम पे? अर्बन एरिया में रश बढ़ता जा रहा है, रूरल एरिया खत्म होता जा रहा है। अब इसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं, जब अर्बन एरिया इतना डेवलप हो जाएगा तो वहाँ पे सब कमियाँ, वहाँ पे स्लम, वहाँ पे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो जाएगी, वहाँ पे रहने की व्यवस्था की कमी हो जाएगी, हेल्थ व्यवस्था की कमी हो जाएगी और रूरल एरिया खाली हो गया है। वहाँ के रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड रह जाएंगे और इधर के रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज हो जाएंगे। तो एक एरिया के रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड और एक एरिया के रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज्ड। एक जगह जहाँ पे इंसान जब तक रूरल एरिया में था वो फार्मिंग ऑक्यूपेशन से कनेक्टेड था, वो फार्मिंग करता था, उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग थी। बट वो जब फार्मर शहर में आ जाएगा तो अच्छा खासा फार्मर यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर बन जाएगा। अब सिटी में तो फार्मिंग एक्टिविटी है नहीं तो क्या काम करेगा? जब सिटी में फार्मिंग एक्टिविटी है नहीं, जिस काम में उसको महारत हासिल थी, जिस काम में उसका स्किल था, वो काम उसको शहर में मिलना नहीं है। Further, what is going to be there? Now the problem of unemployment is going to arise. अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा। तो अब ये चैप्टर फोकस करता है भैया एक सब चीजों का एक इलाज, रूरल एरिया को भी वैसा डेवलप करो जैसा आप सिटीज को डेवलप करते हो। अब इसका मतलब ये नहीं सिटीज की तरह वहां पे 20 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दो। डेवलप करने का मतलब जो जो सुविधाएं आप सिटीज में अवेल करते हैं वो सारी की सारी फैसिलिटीज रूरल एरिया में भी अवेल होनी चाहिए। क्या चाहिए गांव के लोगों को? उनको चाहिए प्रॉपर स्कूल्स जिसके लिए वो शहर में आते हैं, उनको चाहिए प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ दैट इक्विपमेंट ऑफ दैट टेक्निकल फाइड, उतनी ही टेक्नोलॉजी बेस्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल फैसिलिटीज, उतने ही बेटर हॉस्पिटल्स जो शहरों में हैं वो गांव में हो। वो शौक नहीं रखता ये फैसिलिटीज के लिए शहर में आने का। He is very happy there, provided उसको सारी बेसिक फैसिलिटीज, स्पेशली एजुकेशन, स्पेशली हॉस्पिटल्स वहां पे अवेल होने चाहिए। तो सरकार इतना कर दे ना, वहां पे ये सारी फैसिलिटीज अवेल कर दे, उसको यहाँ पे आने की जरूरत ही ना पड़े। जो जो चीजों के लिए वो शहर आता है वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीजें उसको गांव में रूरल एरिया में उपलब्ध होती हैं, वरना उपलब्ध करवा दे। दिस इज ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट। अब इसके हम आगे सेगमेंट पे चलते हैं तो अगला सेगमेंट हमको बोलता है रूरल डेवलपमेंट के लिए बिना पैसे के तो डेवलपमेंट होगा नहीं। यू हैव टू हैव मनी, यू नीड टू हैव मनी। अब पैसा लाओ कहाँ से? पैसे के लिए कहीं ना कहीं पैसा मोड़ तोड़ के बैंक तक पहुंचेगा। तो अल्टीमेटली अगर आपको रूरल एरिया को डेवलप करना है, डेवलप करने के लिए हॉस्पिटल बाद में लाना, स्कूल बाद में लाना, सबसे पहले बैंक ले जाना, सबसे पहले बैंक के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वहां पे बैंकिंग सेक्टर खड़ा कर दो, बैंक खड़ा होगा, वो लोग लोन ले पाएंगे, पैसा जमा कर पाएंगे। अब बैंक्स लोन दे, तभी लोन से ही सारे डेवलपमेंट हैं। जितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज आज एस्टैब्लिश्ड हैं, या तो इनमें पैसा पब्लिक का होता है या बैंक का लोन होता है। तो अल्टीमेटली गांव के लोगों को भी कोई काम काज करना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेना है तो गांव लोन दे पाए। अगर आज आप एक हॉस्पिटल गांव में खोलते हैं तो उसके लिए आपको शहर का बैंक लोन नहीं देगा, वो शहर के बाउंड्रीज के अंदर आता ही नहीं। तो अब वो जिस जुडिरिक्शन में आता है उस जुडिरिक्शन में भी बाकायदा बैंक होना चाहिए जो वहां पे इन चीजों के डेवलपमेंट के लिए लोन उपलब्ध करवाए। सरकार ने काफ़ी बैंक्स को इनकरेज किया कि आप गाँवों में अपनी ब्रांचेस खोलिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन दीजिए, मगर ये लोग कहीं माने कहीं नहीं माने। तो सरकार ने अपने भी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस खोले, जैसे नरबार, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट खोला गया। ऐसी सरकार ने काफ़ी सारे और बैंक्स भी, कोऑपरेटिव बैंक्स खोले, रूरल बैंक्स खोले, रूरल ब्रांचेस खोली, इस तरह के काफ़ी ब्रांचेस खोले। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और कॉन्सेप्शन दिया जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प।
सेल्फ हेल्प के अंतर्गत सरकार ने ये बताने की कोशिश की जब तक बैंक्स खुलेंगे तब खुलेंगे, जब लोन्स देंगे तब देंगे। अब आपके लिए कोई आपका हाथ पकड़ने अगर नहीं आ पा रहा है, मे बी सिस्टम के लूप होल्स हैं, तो भैया आप अपने आप को सेल्फ हेल्प करो, एक दूसरे की हेल्प करो। एक फार्मर जिसके पास सरप्लस है वो दूसरे फार्मर को फंडिंग कर दे, उसके लिए कुछ कर दे, जिसके पास कम वो दूसरे के लिए कुछ करे। इसी तरह आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट करने की कोशिश की जहाँ एनजीओज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गांवों में जाके क्रिएट करवाए, फॉर्मुलेट करवाए, ताकि उन लोगों का काम आगे। अब बिल्कुल अगले सेगमेंट पे आते हैं जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या कॉन्सेप्ट है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये फाइनली एक किसान के पास ना ज़्यादा नो हाउ है, ज़्यादा अवेयरनेस है, प्लस लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर है, वो बार्गेन भी नहीं कर सकता। मार्केटिंग तो कॉन्सेप्ट ही बार्गेनिंग का, मार्केटिंग तो कॉन्सेप्ट ही सामान को बेचने का है। तो फार्मर मेहनती इंसान है, सीधा साधा इंसान है, वो फसल बीज सकता है। हार्वेस्ट करने के बाद जहाँ बेचने की बात आती है तो उसको बेचने की टेक्निक्स नहीं मालूम, बेचने के जरिए नहीं मालूम। तो एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे बहुत जोर देना चाहिए था कि सरकार एग्रीकल्चर मार्केटिंग को उसकी मार्केटिंग में, सामान बेचने में, फसल बेचने में हेल्प करे। हेल्प करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारी रेगुलेटरी मंडीज खोली, बहुत सारे इस तरह के प्रोविजन आए, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाले कॉन्सेप्ट आए, जिसके थ्रू मिडल मैन को हटाने के कॉन्सेप्ट्स आए, मिडल मैन ना हो, सीधा इस तरह के कॉन्सेप्ट सरकार सामने से लाई, जिससे हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, उनके प्रोडक्ट्स को अच्छे से बिकवा सकें, फार्मर्स को मार्केटिंग में हेल्प कर सकें, जिससे फार्मर एक्सप्लॉइट ना हो। तो फार्मर को हर जगह पे बड़ौदा में किस चीज़ का क्या दाम, सूरत में क्या दाम, उसको सबसे पहले तो ये मालूम पड़ जाए। बड़ौदा में फसल लेके जाऊंगा तो इतना मिल जाएगा, सूरत में लेके जाऊंगा तो ये प्राइस मिलेगा, अगर अहमदाबाद लेके जाता हूँ तो ये प्राइस मिलेगा। हर जगह की मार्केट का प्राइस उसको दे दो। अब आगे किसान के ऊपर, अगर उसको माल ले जाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो भी आप उसको सॉल्यूशन दे दो, वरना गांव के अंदर ही मंडी खोल दो, मंडी में उसको सेलर और परचेजर को आपस में मिलवा दो इसके थ्रू, और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को पहले से बता दो। अब गवर्नमेंट क्या और चीजें करे जिससे फार्मर का प्रोड्यूस बढ़ने में प्रॉब्लम हो। अब फार्मर के पास जहाँ एक प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग की, वहीं दूसरी प्रॉब्लम आती है स्टोरेज की। फसल कटने के बाद अब वो कहाँ रखे? अगर बोलते हो फसल कटने के बाद आप उसे खेतों में ही रखो, तो फसल खेतों में रहेगी, कटी फसल तो नई फसल कैसे बीजी जाएगी? तो प्रॉब्लम आता है स्टोरेज का। ये स्टोरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर वो अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर पाए तो उसको जल्दी नहीं होगी बेचने की, अभी उसे बेचने की जल्दी होती है। जब उसे बेचने की जल्दी होती है तो वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। जब भी आप कोई चीज़ जल्दबाजी में बेचोगे तो कम दाम आएगा। आप आराम से शांति से बेचो, जब मेरे को मेरे मुताबिक पैसा मिलेगा, रिजनेबल मनी मिलेगा, मैं तब बेचूंगा, मेरी चीज़ मेरे पास है। बट अब उसके पास प्रॉब्लम है, उसकी चीज़ उसके पास है तो सही, बट वो रखे कहाँ? खाली करना पड़ेगा, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है कुछ लोअर रेट्स के ऊपर। तो सरकार को यहाँ पे भी कंसंट्रेट करना था कि किस तरह से वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे, उसको रखने के लिए कुछ यू कैन से वेयर हाउसेस एस्टैब्लिश करे, ये कुछ और बातें थी। अब हम आगे चलते हैं तो कॉन्सेप्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करेंगे तो आज के वक्त में एक हम नॉर्मली कहते हैं, बुक्स में भी काफ़ी लिखा हुआ है, फार्मर इज बॉर्न इन डेब्ट and dies in debt. Farmer is born in debt and dies in debt. लैंग्वेज थोड़ी अटपटी है, बट ये कहता है एक फार्मर का डेब्ट मतलब कर्जा, कर्जे में ही पैदा होता है, कर्जे में ही उसकी मौत हो जाती है, और कई बार कर्जा ही उसकी मौत का कारण बन जाता है। मैक्सिमम फार्मर सुसाइड्स इसी के रिजल्ट है। भैया अगर बारिश कम आई तो फसल बिगड़ी, बारिश ज़्यादा आई तो फसल बिगड़ी, बाढ़ आई तो पूरी तबाही हो गया, फसल तो क्या मकान तक तबाह हो गया, और बारिश ना आई तो फसल बिगड़ी। तो इतने सारे नेचुरल क्लैमिटीज़ एक फार्मिंग एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए सरकार ने फिर किसान को अवेयर करने की कोशिश की, भैया थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाए, इसके साथ कोई दूसरा काम भी साथ में कर। दूसरा काम कैसे कर? जो इसी से इंटरलिंक्ड हो। किस तरह से? तो भैया पोल्ट्री फार्मिंग कर ले, कुछ मुर्गियाँ पाल ले,
बी फार्मिंग कर ले जिसे एपीकल्चर बोलते हैं, गाय भैंसे रख ले जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, दूध आएगा। तो अगर ये काम बिगड़ा तो दूध बेच के एटलीस्ट कुछ अर्निंग आएगी। तो अगर एक अर्निंग का जरिया खत्म हो तो दूसरे अर्निंग का जरिया आपके पास चालू है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने इस फंडे के अंदर डाला। फिर आगे हम गए तो इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग आई। ऑर्गेनिक फार्मिंग आज सब जानते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने आप में आपसे बोलता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अब नो मोर फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर्स आपको एकदम ग्रोथ तो देते हैं, फसल एकदम ग्रो तो हो जाती है, फसल में बढ़ोतरी तो होती है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर होता क्या है, लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी फसल लैंड ही खराब कर देता है। तो फर्टिलाइजर्स नहीं, फर्टिलाइजर्स नहीं, पे आ जाओ। इस कॉन्सेप्ट पे बेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग। दैट्स इट विद द